तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर तो महत्वपूर्ण है ही, विलियन, और उसके अंदर एक टॉपिक है हेनरीज लॉ, यानी हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएँ कौन कौन सी हैं और इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, ये कहाँ पर काम करता है। और हेनरी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया था और उसी को हम लोग हेनरीज लॉ कह देते हैं। तो ठीक है, फिगर विद फिगर से समझेंगे। इधर पहले परिभाषा देखेंगे, क्या है परिभाषा में आखिरकार हेनरी ने अपने नियम में क्या दिया और ये क्यों मान्य हुआ, यही सब देखेंगे। और हेनरीज लॉ समझ में आने का ही आना है, वो इसलिए क्योंकि इसके जो अनुप्रयोग हैं वो हमारे दैनिक जीवन में काम आते रहते हैं। तो ठीक है, पहले परिभाषा देखते हैं फिर फिगर समझेंगे। परिभाषा ये कहती है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। अब देखिए, गैस मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस में द्रव्य की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। अब देखिए, एक ले लेते हैं। अब देखिए, आपने पेप्सी पी है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक जिसे कोका कोला कहते हैं, स्प्राइट ये आती है ना, थम्स वगैरह। तो ठीक है, उसमें कौन सी गैस घुली होती है आपको पता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, वो भी प्रेशर के साथ घोली जाती है। यानी कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब देखिए, आप लोगों ने कभी उसको लेना, कोका कोला की बोतल लेना, उसको थोड़ा हिलाना और ढक्कन खोल देना, आप देखोगे कि बहुत तेज़ से वो पानी निकलेगा, मतलब उसमें जो कोल्ड ड्रिंक है बहुत तेज़ से बाहर को आएगी। वो कौन सी गैस होती है? CO2। हम लोग पीते हैं, डकार आती है, तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। लोग कहते हैं इसे पीने से हमारा पेट सही हो जाता है। तो ठीक है, लोगों की अवधारणाएं अलग अलग हैं, हालांकि ये नुकसान भी बहुत करती है, बट कोई ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बट जितना पढ़ना है उसी से पढ़ना है। तो ठीक है, आपको बता दिया है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो शीतल पेयजल होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गई, स्प्राइट हो गई, थम्स अप हो गए, जितने अभी आते हैं, इसमें कौन सी गैस घुली होती है? CO2। और वो हेनरी के नियम का पालन करता है, यानी वो अनुप्रयोग है एक हेनरीज लॉ का, जो उसमें क्या CO2 गैस घुली थी कोल्ड ड्रिंक में। तो ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी ही गैस घुलेगी। अब चाहे जो चीज़ हो, जितना दबाएंगे उतना ही तो छोटा होगा, चाहे जो चीज़ हो, दबाएंगे तो छोटा होगा ना। अब बहुत ज़्यादा दाब के साथ उसमें CO2 गैस घोली जाती है और जैसे ही उसको ठंडा करते हैं वो सक्रिय हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है, और हिलाने के बाद अगर ढक्कन खोले तो बहुत तेज़ से बाहर आएगी और कुछ देर में सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल जाएगी। तो इससे कोई ना, अब देखते हैं, एक अनुप्रयोग था हेनरीज लॉ का। ये सब इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में बहुत आसानी से आए। अब देखते हैं, परिभाषा तो हो गई। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक जार ले ली गई है, इसमें एक विलायक भर लिया गया है और इसमें CO2 गैस भारी प्रेशर के साथ इसमें घोल दी गई है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में देखा आपने, CO2 गैस ही तो घोली रहती है, भारी मात्रा में प्रेशर देके घोल देते हैं और अगर हिलाते हैं तो वो CO2 गैस बाहर आती है ठंडा करने के बाद। तो ठीक है, इसका नियम फिगर यही दर्शाता है। एक विलायक है, विलायक में CO2 गैस प्रेशर के साथ घोल दी गई है और ये कोल्ड ड्रिंक में होता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक शीतल पेयजल में। अब देखिए, इसका जो सूत्र होता है, विलेयता प्रोपोर्शनल टू दाब, मतलब जो इसके प्रोपोर्शनल मतलब होता है समानुपाती, यानी विलेयता किसके समानुपाती होती है? दाब के। सूत्र में भी दर्शाया गया है, द्रव्य में जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। तो विलेयता प्रोपोर्शनल टू दाब, यानी विलेयता समानुपाती किसके होती है? दाब के। तो सूत्र क्या बना? M प्रोपोर्शनल टू P, M प्रोपोर्शनल P। अब देखिए, कांस्टेंट वैल्यू है M बराबर KH अपान मतलब KH इंटू में P। तो जो M यहाँ पे है वो गैस, मतलब जो यहाँ पे M है वो घुली गैस की मात्रा है और जो KH है ये वाला हेनरी स्थिरांक है और P है जो प्रेशर, यानी P प्रेशर लिया गया है, यानी दाब है। तो ये जो है P है ये दाब है और KH जो है हमारा हेनरी स्थिरांक है और M है जो हमारा घुली हुई गैस की मात्रा है। अब समझते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या है, आखिरकार कब होगा ये, किस सिचुएशन में हेनरीज लॉ काम करेगा, ये ऐसी सिचुएशन नहीं होगी तो हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। अब देखिए, यह टन विलियन पर लागू होता है, जो हेनरीज लॉ होता है वो टन विलियन पर लागू होता है और इसमें ताप उच्च होना चाहिए, इसमें ताप उच्च होना चाहिए, इसमें दाब कम होना चाहिए, इसमें विलेय की मात्रा विलायक में कम होनी चाहिए। जो घुला होना चाहिए, विलेय की मात्रा
विलायक में कम होनी चाहिए। जो मतलब जो विलेय है, ये मान ली CO2 एक विलो है और विलायक की मात्रा कम होनी चाहिए। तो आप समझ गए सीमाएं ये सारी हैं। अब इसके अनुप्रयोग समझते हैं। अनुप्रयोग हमारे जीवन में बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं कि एक शीतल पेयजल हो गया, और पर्वतारोही जो पर्वत में रहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं, वो भी एक गोताखोर जो पानी में जाते हैं गहरे, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर बांधे रहते हैं। उनके जो फेफड़ों की क्रिया विधि होती है वो भी हमारे हेनरी लॉ के नियम के अनुसार कार्य करती है। अब देखते हैं अनुप्रयोग क्या। शीतल पेय या ठंडे जल, मतलब शीतल पेय जलों में, अब शीतल पेय जल कोल्ड ड्रिंक हो गई हमारी, स्प्राइट हो गई, थम्सअप हो गया, कोका कोला हो गया, ये सब आते हैं हमारा शीतल पेयजल में। और गोताखोर, अब गोताखोर क्या है? गोताखोर उसे कहते हैं जो समुद्र में गहराई तक जाते हैं और रिसर्च करते हैं, गहराई तक यानी बहुत अंदर तक जाते हैं, रिसर्च करते हैं और पीठ में अपने सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर बांधे रहते हैं। तो उनके वहाँ भी मतलब कि उस जगह पे जो सांस लेने की क्रिया विधि होती है वो हेनरीज लॉ के अंतर्गत ही आती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। और आखिरी है कि पर्वतारोही, अब जो पर्वत में जाते हैं, अब देखिए पर्वत में देखिए ऑक्सीजन, अब मेरा कहने का मतलब समझिए अच्छे से। पृथ्वी है, पृथ्वी में वायुमंडल है, वायुमंडल ज़्यादा ऊपर तक तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी। अब यहाँ पे हम आसानी से खड़े हैं क्योंकि ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण बल। हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी, और अगर कुछ लेवल तक और ऊपर चले गए, अंतरिक्ष में पहुँच गए, तो ग्रेविटी का नाम निशान ख़त्म हो जाएगा, एक भी ग्रेविटी नहीं होगी और हम हवा में तैरने लगेंगे। तो अगर यहाँ पे खड़े हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें पकड़े रखे, ताकि यहाँ पे पृथ्वी की हर एक चीज़ स्थिर है, रखी हुई है, उसे हम कहीं एक इधर से उधर रखते हैं तभी जाती है। लेकिन अगर बात यहीं अंतरिक्ष की आए तो वहाँ पे हर चीज़ हवा में तैरती रहती है, क्योंकि ग्रेविटी कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए पहाड़ों में एक लिमिट ही है, लिमिट के, अब देखिए आपने ये देखा होगा कि फाइटर जेट, मिसाइल, मिसाइल में कौन सा यूज होता है पता है? उसमें हाइड्रोजन यानी उसका ईंधन अलग ही यूज होता है, और जो हवाई जहाज़ होते हैं उसका ईंधन अलग ही यूज होता है। अब देखिए ऑक्सीजन अगर रहेगी तभी आग पकड़ेगी, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही आग जल सकती है, अन्यथा नहीं जलेगी। आपने अपने स्कूल के टीचरों द्वारा एक्सपेरिमेंट किया होगा, मोमबत्ती जला के उसमें आग लगा के अगर ऊपर से गिलास बंद करेंगे तो जब तक गिलास के अंदर ऑक्सीजन रहेगी तब तक मोमबत्ती जलती रहेगी, और ऑक्सीजन जब जल जाएगी अब थोड़ी देर बाद मोमबत्ती ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो जो एरोप्लेन का इंजन होता है, अब उसके अंदर आग जलेगी तभी तो वो चलेगा ना। देखिए आपने बाइक देखी है, उसमें धुआं निकलता है, धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि अंदर पेट्रोल जल रहा होता है। अब पेट्रोल जलने का मतलब वो जल रहा है और उसको पिस्टन ऊपर नीचे होता, पिस्टन ऊपर नीचे होता, तभी बाइक आगे बढ़ती है। इसी तरह कुछ मैकेनिज्म होता है एरोप्लेन में, जब ऑक्सीजन जलती है, उसका इंजन का पेट्रोल यानी ईंधन जलता है, तब ऑक्सीजन मतलब एरोप्लेन आगे बढ़ता है। अब ऊपर ऑक्सीजन है नहीं तो प्लेन, इसीलिए एरोप्लेन जो होते हैं वो मिसाइल की बराबरी नहीं कर सकते। यानी जो मिसाइल जाती है अंतरिक्ष पे जाती है, चंद्रमा पे जाती है, चंद्रयान 3 गया था अभी, और मंगलयान पे जाती, इसमें ऑक्सीजन का कोई मतलब मैटर नहीं रहता, ये आराम से चले जाते हैं। बट जो ये एरोप्लेन होते हैं इन्हें ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जा सकता। ये नहीं हो सकता इनको कि हम लोग उड़ा दें सीधा, कहाँ पे पहुँच जाए? अंतरिक्ष पे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको चलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हालांकि कि ज़्यादा ऊपर तक ऑक्सीजन नहीं, इसलिए पहाड़ों में जो इंसान जाते हैं तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इसलिए सिलेंडर बांध के जाते हैं और आराम से अपना सारा कुछ करते हैं, फिर चले आते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आना भी चाहिए, इतना बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स पे छोड़ देना। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।